देखो माइक्रोबायोलॉजी का हमने पहले मेथड्स और स्टरलाइजेशन कर लिया, तो उससे नेक्स्ट होते हैं माइक्रोबायोलॉजी। आगे है मॉनिटरिंग ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। मॉनिटरिंग ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। अब स्टरलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही, और हो रही है तो कितनी प्रोग्रेस हो रही है, इसको मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटरिंग ऑफ तीन तरह से मॉनिटर हो सकता है, तीन तरह से इंडिकेट कर सकते हैं हम। सबसे पहले होता है फिजिकल इंडिकेटर्स, मतलब फिजिकली हम देखते हैं कि हो रही है कि नहीं, फिजिकल इंडिकेटर्स। इसमें आ जाता है टेम्परेचर सेंसर्स, थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स ही टेम्परेचर सेंसर ही होते हैं। टेम्परेचर रिकॉर्ड्स, इससे हम आइडिया करते हैं कि स्टरलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम है तो वैसे ही पता चल रहा है कि नहीं हो रहा। थर्मोकपल्स ये स्पेसिफिक डिवाइसेस होती हैं। प्रेशर गॉज ये बताते हैं कि प्रेशर कितना है अंदर, क्योंकि स्टरलाइजेशन में सारे फैक्टर्स आते हैं। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, टाइम, प्रेशर, हर चीज़। इन सब चीज़ों को अगर गैसेस हो तो उनके केस में लीक टेस्ट करवाते हैं, लीक टेस्ट फॉर गैसेस। एक गैस में लीक तो नहीं हो रही है, गैस के साथ वो गैस स्टरलाइजेशन हो रही है। अगर फिल्टर के जरिए हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, फिजिकल स्टरलाइजेशन, तो वो टेस्ट होता है बबल टेस्ट फॉर फिल्टर्स। बबल गुजार के देखते हैं फिल्टर्स में से, बबल्स का कोई स्पेसिफिक साइज होता है। बबल टेस्ट फॉर फिल्टर्स और DOP डॉप टेस्ट फॉर हैपा फिल्टर्स। हैपा फिल्टर्स ये एयर के लिए स्पेसिफिक फिल्टर्स होते हैं। इनका नाम होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, तो ये हैपा फिल्टर होते हैं। ये हवा को साफ करने के लिए होता है और ये उसमें इस्तेमाल होते हैं। इनका मतलब होता है फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन। इसके लिए डॉप टेस्ट होता है, DOP, ये एब्रिविएशन है इथाइलीन डीऑक्सीथैलेट। डीऑक्सी इथाइलीन थैलेट, ये कंपाउंड है, इसके जरिए टेस्ट किया जाता है हैपा फिल्टर्स के। तो ये फिजिकल इंडिकेटर्स और मुख्तलिफ तरह के लगाए जा सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कि हम अंदाज़ा करें कि स्टरलाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरे तरह के इंडिकेटर्स होते हैं केमिकल इंडिकेटर्स। केमिकल इंडिकेटर्स कोई केमिकल है जो हमें बताएगा कि टेम्परेचर में वेरिएशन, वेरिएशन इन प्रेशर, या इतना टाइम हो गया इसको। तो ये केमिकल इंडिकेटर्स ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, या टाइम, या सैचुरेटेड स्टीम। स्टीम सैचुरेटेड है कि नहीं है। तो इसकी एग्जांपल दीजिए सर ने टेम्परेचर वाले की, कि टेम्परेचर के लिए स्पेशल किस्म की टेप्स यूज़ होती हैं जिनको कहते हैं हॉट डॉग्स। हॉट डॉग्स यूज़ होते हैं, ये इसको एक टेप होती है जो कलर चेंज करती है टेम्परेचर के साथ साथ। अगर टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इनका कलर चेंज हो जाता है, पता नहीं रेड से ब्लू होती है या ब्लू से रेड हो जाता है, तो बस कलर चेंज होता है। जो कलर चेंज होता है इंडिकेशन देता है कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा है। कोई भी वैक्सीन है, एंटीबायोटिक्स वगैरह है, इन जिनके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बाहर के ममालिक में उन चीज़ों पे लगाए जाते हैं हॉट डॉग्स। पाकिस्तान ने भी एक दफ़ा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं कर सके क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत जाती है। तीसरा मेथड है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट मेथड है।
बायोलॉजिकल इंडिकेटर, इसमें बैक्टीरिया को जिसको किल करना होता है, मतलब जिसको देखना होता है कि इसी को स्टेरलाइज करना है, उसी बैक्टीरिया को साथ अंदर रख देते हैं, उसी बैक्टीरिया को स्टेरलाइजर में रख देते हैं सेपरेटली इंडिकेट करने के लिए कल्चर मीडिया में। अगर वो बैक्टीरिया मर गया तो ठीक है। बैक्टीरियल स्पोर प्रिपरेशंस प्लेस इन स्टेरलाइजर्स, इनको स्टेरलाइजर्स में रख देते हैं और फिर उसके इंक्यूबेशन करवाते हैं। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए टाइम देना, उनको स्पेसिफिक टेम्परेचर देना, प्रेशर देना, सब कुछ देना, तो वो इंक्यूबेशन में आता है कि उनकी ग्रोथ करवाने के लिए फेवरेबल कंडीशंस दे देना। इंक्यूबेशन क्यों करवानी है? क्योंकि स्टेरलाइजेशन की है, जितनी भी की है, बैक्टीरिया काफ़ी हद तक मर चुके होंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि 100% स्टेरलाइजेशन होगी कि नहीं। 100% अगर कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा तो जाहिर बात है इंक्यूबेशन जितनी मर्जी करवा लें, हम ग्रोथ होगी नहीं। बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ये सबसे जिससे परफेक्टली पता चल जाता है स्टेरलाइजेशन हुई है या नहीं है, वो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। लेकिन उसके अलावा हम लोग डायरेक्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर के अलावा भी, जैसे अब स्टेरलाइज करके कंपनी ने भेज दिया, उसके बाद टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रखता है, तो उसके लिए केमिकल और फिजिकल इंडिकेटर्स भी यूज़ होते हैं। स्टेरलाइजेशन में बस यही टॉपिक्स कवर करने हैं। स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेशन डिसइंफेक्टेशन होगा शायद। ये वो प्रोसेस है जिनमें माइक्रोब्स को वाइबल माइक्रोब्स को किल किया जाता है ऑन इन एनिमेट या नॉन लिविंग थिंग्स, इन एनिमेट और नॉन लिविंग सरफेसेस। इसकी डेफिनेशन मैंने फर्स्ट उसमें भी की थी। और जो केमिकल्स ये प्रोसेस करवाते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट्स क्यों कर रहे हैं हम लोग? कई जगह होती है वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ डिसइंफेक्शन हो जाए तो काफ़ी होता है। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, वार्ड्स हैं जहाँ पे पेशेंट रहते हैं, वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर डिसइंफेक्शन भी हो गई है तो ठीक है, तो वहाँ पर डिसइंफेक्शन की जाती है और केमिकल्स डिसइंफेक्टेंट्स फिनॉल मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। तो जो अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर डिसइंफेक्टेंट्स ठीक है यूज़ करना है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट्स को चूज़ कैसे करेंगे? चॉइस ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स मुख्तलिफ किस्म के मार्केट में अवेलेबल है। अब डिसइंफेक्टेंट्स जो भी यूज़ करने हैं, ये जो वो यूज़ करते हैं साबुन होते हैं, सेफगार्ड, डिटॉल, ये भी डिसइंफेक्टेंट्स ही हैं। डिसइंफेक्टेंट्स में ही कहीं ना कहीं आ जाता है, या इसको एंटीसेप्टिक्स में भी ले सकते हैं। इसकी ये 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल एजेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल एजेंट। सेकंड, माइक्रोबियल चैलेंज, माइक्रोबियल चैलेंज। थर्ड, इंटेंडेड एप्लीकेशन। फोर्थ वन इज environmental फैक्टर्स और फिर टॉक्सिसिटी ऑफ द एजेंट्स। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल एजेंट देखी जाती है। ये जो केमिकल एजेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या, वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है, और फिर उसके मुताबिक देखते हैं कि हमने किस जगह पर कितना स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है, किस जगह पे वीक यूज़ करना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिसइंफेक्टेंट की, केमिकल एजेंट की। फिर माइक्रोबियल चैलेंज। अब मुख्तलिफ डिसइंफेक्टेंट मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल होने का वजह यही है कि माइक्रोब्स डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होते हैं। जो माइक्रोब्स हॉस्पिटल्स में हैं वो माइक्रोब्स घरों में नहीं होते, क्योंकि घरों में पेशेंट्स, हर तरह का पेशेंट नहीं होता घरों में ना, एनी टाइम वहाँ पे ब्लड के ट्रांसफ्यूजन हो रही है, इस तरह के प्रोसेसेस नहीं हो रहे घरों में हर वक्त। तो वहाँ पर माइक्रोबियल चैलेंज हो रहा है, हॉस्पिटल्स में हो रहा है। तो वहाँ घरों में जो आम चीज़ अगर हम इस्तेमाल कर लें, कोई आम सा भी वो डिसइंफेक्टेंट चल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में स्ट्रॉन्ग चाहिए।
माइक्रोबियल चैलेंज, और वेरी करेगा जगह से कि जगह कौन सी और कौन सा माइक्रोब यहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो वो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे जो उस जगह पे उस माइक्रोब को किल कर। फिर इंटेंडेड एप्लीकेशन, कि हमने डिसइंफेक्टेंट से किस नॉन लिविंग थिंग को हमने डिसइंफेक्ट करना है। कॉटन को डिसइंफेक्ट करने के लिए, या और जो फर्श वगैरह होता है, फ्लोर, इनके लिए अलग अलग डिसइंफेक्टेंट होंगे। कॉटन को ऐसा डिसइंफेक्टेंट यूज़ होगा जो कॉटन को वेट ना करे, लेकिन फ्लोर, फर्श अगर वेट भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, बल्कि हम तो खुद उसको वेट करके तपड़ियाँ लगाते हैं उसके फिनॉल की। लेकिन कॉटन को वेट नहीं कर सकते, वेट करके डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वेट करके करेंगे तो फ़ायदा ही नहीं है, कॉटन ही ज़ाया हो जाएगी हमारी। उसको किसी और मेथड से करना पड़ेगा फिर, तो उसके लिए डिसइंफेक्टेंट भी और होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अब डिसइंफेक्टेंट हमारे माहौल के फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कौन से माहौल में किस तरह का चल रहा है ना, ये अगेन वैसे ही हो जाता है माहौल का फ़र्क। अब हॉस्पिटल्स में माइक्रोब्स ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल में यहाँ तक कि बॉडी फ्लूइड्स जो है वो एनी टाइम ट्रांसफर चल रही है उसकी में, जबकि घरों में ऐसा नहीं है। तो जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं या ब्लड होता है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी को कम कर देता है, डिक्रीज द माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। तो ऐसी जगहों पर स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें माइक्रोबियल एक्टिविटी। और टॉक्सिसिटी ऑफ एजेंट, अब टॉक्सिसिटी भी देखनी है, ऐसे कोई भी डिसइंफेक्टेंट नहीं यूज़ कर लेना। अब किसी भी जगह डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी भी देखनी पड़ती है। ये इन पांचों फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी डिसइंफेक्टेंट किसी भी जगह पे चॉइस की जाती है। अब कंपाउंड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। कंपाउंड्स यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट, डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स हैं, यहाँ तक अल्कोहल से लेके एल्डिहाइड तक सारे कंपाउंड्स यूज़ हो जाते हैं। हर दूसरा कंपाउंड, एसिड्स और एस्टर्स, मैं मेजर क्लासेस लिख देती हूँ जो सर ने मैं लिखवाई थी। एल्डिहाइड, अल्कोहल, हैलोजेंस, heavy metals, phenols, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पेरोक्साइड कंपाउंड्स। बाइगोनाइट्स, इसमें मुख्तलिफ आप ले सकते हैं एग्जांपल्स, हर चीज़ में मैं एक एक दो एग्जांपल ले देती हूँ। हैलोजन में जैसे क्लोरीन, क्लोरीन पानी की वाटर ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। डेंजर ऑफ आयोडीन, आयोडीन ये जो पायोडीन में यूज़ होता है। अल्कोहल, अल्कोहल में बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, फिनाइल एथेनॉल। एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इसको हमने स्टरलाइजेशन में भी यूज़ किया था। और न्यूट्रल्डिहाइड। एसिड्स और एस्टर्स में बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड्स एट्सेट्रा आ जाएंगे। और हैवी मेटल्स में मर्क्यूरियल्स, मरकरी की कंपाउंड्स। फिनॉल में फिनॉल खुद, सिंथेटिक फिनॉल और बाईफिनॉल, सिंथेटिक फिनॉल और बिस्फेनॉल। बाइगोनेट्स में क्लोरहेक्सिडीन, हेक्सिडीन, रेक्सिडीन, पॉलीहेक्सामिथाइलीन, बाइगोनेट्स लिख ही देती हूँ। पॉलीहेक्सामिथाइलीन, बाइगोनेट्स। इसके ये मुख्तलिफ कंपाउंड हैं यूज़ जो डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा है टेस्ट हैं डिसइंफेक्टेंट के, डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी के टेस्ट हैं, वो नेक्स्ट उसमें करेंगे।